हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। हमारे एसएससी पॉलिटिक्स जो चल रहा है, जीएस पॉलिटिक्स आप बोल सकते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सीरीज हमने शुरू किया था, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का अब हमारा टॉपिक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो स्टार्ट हो चुका है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। शुरुआती दो वीडियो में हमने ऑलरेडी लगभग पार्ट वन को तो कम्प्लीटली खत्म कर दिया हमने। दो चीजें पढ़ ली है। शेड्यूल मतलब अनुसूचियों को हमने पूर्ण रूप से खत्म कर दिया, पढ़ लिया 12 अनुसूची में क्या कहाँ पे कैसे है। ठीक, पहले लेक्चर और दूसरे लेक्चर में भी थोड़ा सा घुसा अनुसूची। फिर हमने भाग एक को भी मतलब पार्ट वन को भी क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। ये शुरुआती दो वीडियो में। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। आप सभी ने पहले वीडियो पे बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया, इसी तरह आप हमारे साथ बने रहें और हमें अपने साथ जुड़े रहने का मौका दे। देखिए, आज से हम लोग को बस पार्ट वन तो हमने खत्म कर लिया है। पार्ट वन से जुड़ा हुआ, जैसे पार्ट वन में हमने ज्यादातर देश की अखंडता के बारे में बात की। किसके बारे में? अखंडता के बारे में। हम देश की अखंडता के बारे में बात किए हैं। तो अब अखंडता से आप समझते होंगे मेरा तात्पर्य किससे? अखंड भारत से। अखंड भारत से मतलब ऐसा भारत जिसका कोई खंड नहीं हो। तो उसमें का थोड़ा सा देखिए, संविधान के हिसाब से तो खत्म हो गया, लेकिन हम ये जीएस पढ़ रहे हैं। बस यदि हम संविधान पढ़ते, केवल हमारा उद्देश्य संविधान को पढ़ना होता है तो मैं इसे नहीं पढ़ाता है। लेकिन अभी हमारा उद्देश्य केवल संविधान नहीं है, हमें संविधान के साथ साथ उन सभी प्रश्नों को देखना है जो हमारे आसपास एग्जाम में पूछते रहते हैं। अब अखंड भारत से जुड़ा हुआ पहला कुछ सवाल जैसे अभी मार्केट में चल रही हैं, जो हाल फिलहाल कुछ एग्जामों में देखा भी गया। जैसे भारत को पहली बार अब इस समय में हमारे अंग्रेजों की शासन में जो भारत का पहला टुकड़ा किया गया था, जो भारत का प्रथम टुकड़ा हुआ था, जो प्रथम टुकड़ा हुआ था, टुकड़ा जो पहली बार भारत का बंटवारा हुआ था वो कब हुआ था? तो 1893 मतलब 1893 में। अभी ये डाटा अपने आप में लोग ना कंफ्यूज कर दे रहे। अच्छा देखिए, कोई भी काम एक दिन में होता नहीं है। तो करते करते कोई लोग बोलते हैं कि 1892 में हो गया था, कोई बोलते हैं 1894 में। तो इसीलिए सबके बीच का और ज्यादातर बुकों में मैंने मोस्टली हर जगह पाया कि 1893 ही दिया है कि भारत का प्रथम टुकड़ा 1893 में हुआ था। क्या हुआ था? तो भारत से अफगानिस्तान का कनेक्शन काट दिया गया था, अफगानिस्तान का बंटवारा किया गया था, और वो भी अंग्रेजों के द्वारा डूरंड 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 रेखा खींचकर, मतलब डूरंड लाइन खींचकर क्या किया गया था? बंटवारा किया गया था। तो उम्मीद है आप इस बात को समझ सकते हैं। तो भारत का प्रथम प्रथम बंटवारा कब हुआ था? 1893 में, अफगानिस्तान का बंटवारा करके। फिर भारत का द्वितीय बंटवारा थोड़ा आप मेरे हिंदी के साथ थोड़ा कंफर्टेबल होते जाएंगे वीडियो के साथ। तो भारत का द्वितीय टुकड़ा हुआ था जब भारत से 1935 में 1935 में म्यांमार को क्या किया गया था? अलग किया गया था। म्यांमार को क्या किया गया था? अलग। म्यांमार को क्या किया गया था? अलग। ये भी किसके द्वारा किया गया था? अंग्रेजों के द्वारा। ये भी किसके द्वारा किया गया था? अंग्रेजों के द्वारा। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। और ये पूछा गया था CHSL 2021 में। CHSL 2021 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत से म्यांमार को कब अलग किया गया था, एवं यह अंग्रेजों के द्वारा किया गया था या किसी अन्य व्यक्तियों के द्वारा? तो ये अंग्रेजों के द्वारा किया गया था और 1935 में किया गया था। भारत का तृतीय बंटवारा मतलब तीसरा टुकड़ा कब हुआ था? भारत का तीसरा टुकड़ा कब हुआ था? तो ये सबको पता होता है, क्योंकि 1947 में आपको पता होगा कि पाकिस्तान के जो हमारा बंटवारा हुआ 1947 में। पाकिस्तान पाकिस्तान मैं नाम को थोड़ा इंग्लिश में लिखना। पाकिस्तान आप हिंदी में लिखे चाहे इंग्लिश में, अब इससे इंग्लिश हिंदी अंतर नहीं पड़ने वाला है, तो मैं नाम को हिंदी में ही लिख देता हूँ। 1947 में जो पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। ये सब देश की अखंडता से जुड़े हुए सवाल थे जो बहुत ज्यादा घूमते रहते हैं, जो बहुत ज्यादा घूमते रहते हैं। अच्छा, एक सवाल और यहाँ पे पूछता है। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जब देश हमारा अंग्रेजों से गुलामी से क्या हुआ था? आजाद हुआ था। तो लगभग देश के कितने टुकड़े थे? 552 टुकड़े। 552 टुकड़ों को एक करने की जिम्मेदारी 3 लोगों को दी गई थी। एक सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक बीपी मनन,
बीपी मनन और तीसरा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक, ये 3 इंसान, ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुका है, इसीलिए मैंने इसको उतने सही तरीके से नहीं लिखा हूँ, इसलिए मैं इसे उतना सही तरीके से नहीं लिखता हूँ, क्योंकि आप पढ़ाए हुए चीज को दोबारा नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आगे सुनिए, इतना हो गया। अब इसके बाद सुनिए, इसकी आगे की कहानी थोड़ा और अखंडता से जुड़ी हुई है, तो इसको हम करते। देखिए 552 टुकड़े को इन्होंने एक तो कर दिया, लेकिन अब बात है इसकी राज्य बनाने की, राज्य बनाने की। तो भारत में राज्य बनाना कोई छोटा कार्य नहीं था। राज्य बनाने के लिए बहुत से लोगों को सामने लाया गया। जैसे सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एसबीपी समिति का गठन किया था 1948 में। एसबीपी समिति का गठन 1948 में हुआ था, जो भाषा के आधार पर देश का, राज्यों का करना चाहती थी, लेकिन इसे क्या हो गया, ये सक्षम नहीं हो पाई। एसबीपी मतलब होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बीपी मनन और एक और थे, इनके 3 लोग, इन्होंने मिलकर क्या किया था, एक कमेटी बनाई थी, लेकिन ये फेल हो गया। इसके बाद भी बहुत से आते रहे। अंततः हुआ क्या, 1951 में एक घटना घटी। क्या, पेटू श्री रामलू करके, पेटू श्री रामलू, पेटलू श्री रामलू करते हैं इसको, श्री रामलू ऐसे करके एक इंसान थे, कहाँ के, आंध्रा भाषा बोलने वाले, आंध्रा भाषा। ये कौन सा भाषा बोलते थे, आंध्रा भाषा। ये स्टोरी की तरह याद रखिए कि हम जीएस के अप्रोच से नहीं पढ़ रहे, आपको पूरा स्टोरी समझाने के लिए। देखिए हो सकता है कहीं पूछ ले, तो इसीलिए हम ये भी टॉपिक लेके चल रहे हैं। तो सुनिए, आंध्रा भाषा ही का इस्तेमाल करते थे। ये अक्टूबर के महीने में कहाँ बैठ गए, अनशन पे। कहाँ बैठ गए, अनशन पे, वो भी भूख अनशन पे, कि मैं भोजन नहीं करूंगा। आप आंध्र भाषा बोलने वाले लोगों का एक अपना प्रदेश बना दीजिए, जिसे हम लोग आंध्र प्रदेश बोलेंगे। और ये कुल 53 दिनों तक, पेटू श्री रामलू 53 दिन तक क्या रहे, भूख अनशन पे रहे। कितने दिनों तक, 53 दिन तक भूख अनशन पे रहे। और अंत में इनकी क्या हो गई, मौत हो गई। क्या हो गई, मौत हो गई। मौत होने के कारण अब देश में जो माहौल था वो बहुत ज्यादा क्या हो चुका था, भयावह हो चुका था। क्या हो चुका था, भयावह हो चुका था। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझने की कोशिश कर रहे होंगे। देखिए मैं एक बार फिर से बताता हूँ, देश को एक करने का काम तो इन तीनों लोगों ने कर दिया, ये हम एक वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर देश के राज्यों को राज्य बनाने की जिम्मेदारी 1900, पहले जैसे बहुत सी कोशिश की गई, लेकिन वो सभी फेल हो गए। जैसे एसबीपी 1948 में किया गया था। फिर उसकी अभी जिम्मेदारी किसी को देने की सोची जा रही थी, तब तक एक इंसान पेटू श्री रामलू कहाँ बैठ गए, भूख अनशन पे। कहाँ, कौन सा भाषा वो बोलते थे, तो आंध्र भाषा बोलते थे। ठीक, तो इन ये भूख अनशन में बैठ गए और 53 दिनों तक भूख अनशन पर रहने के कारण इनकी क्या हो गई, मौत। मौत होने के कारण पूरे देश में भयावह का माहौल हो गया, मतलब बहुत ज्यादा हड़कंप मच गया, जिस वजह से जवाहरलाल नेहरू को एक प्रदेश बनाना पड़ा, आंध्र प्रदेश। क्या बनाना पड़ा, आंध्र प्रदेश। तो इस तरह देश का पहला राज्य जो बना था भाषा के आधार पे, वो क्या बना था, आंध्र प्रदेश। क्या बन गया था, आंध्र प्रदेश। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो देश का जो पहला भाषा बना था वो कौन, भाषा के आधार पे जो राज्य बन गया वो कौन बना था, आंध्र प्रदेश। और इसके बाद अब जवाहरलाल नेहरू को ये पता लग गया था कि अब ये सबके बस का नहीं है, तो वो इन सब चीजों से निपटने के लिए एक वकील, एक वकील के पास गए, जिनका नाम था अली फैजल। क्या नाम था, अली फजल, अली फजल। ठीक, और इनके पास वो कब गए, 1953 में। और सभी लोगों को बोले कि अब बहुत जल्द राज्य का बंटवारा हो जाएगा, आप लोग चिंता ना करें। वो 1953 में किसके पास चले गए, अली फजल के पास। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। अब सुनिए, अली फजल के पास गए, तो अली फजल ने बोला ये काम अकेले हो नहीं सकता है। उन्होंने एक टीम बनाई और उसका नाम रखा गया फजल आयोग। क्या नाम रखा गया, फजल आयोग। अब यहाँ से सवाल आता है, ध्यान से सुनिए। उन्होंने किस चीज का स्थापना किया, फजल आयोग का। ये कब हुआ था, 1953 में। फजल फजल आयोग का स्थापना कब हो गया था, 1953 में। ये बातें ऐसी हैं कि जो आप एक बार स्टोरी की तरह सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, इसलिए मैं इसे इतना साफ रूप से नहीं लिखा हूँ। नहीं तो मैं जैसे हर चीज जो भी याद करने वाला है उसे नोट्स की तरह लिखता हूँ बोर्ड पे, मैं लिखूंगा जरूर। सुनिए, तो फजल आयोग 1953 में स्थापना हो गया और इन्होंने 3 साल का समय मांगा, 3 ईयर्स का क्या मांगा, समय मांगा, 3 वर्ष का, जो उन्हें दिया गया। जवाहरलाल नेहरू ने बोला, देश से अपील किया, देश से ये निवेदन किया कि कोई भी अब राज्य बनाने की चिंता ना करे। और फजल आयोग ने अपना जो रिपोर्ट था वो 1956 में क्या किया, पारित किया। अपना 56 में अपना रिपोर्ट क्या किया, पेश किया। और इसमें उसने देश में कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए, केंद्र शासित
प्रदेश बना है, केंद्र शासित प्रदेश। अच्छा, सवाल ये पूछता है कि क्या ये देश चाहे प्रदेश जो ये बनाए थे कि ये किस आधार पे बनाए थे, मतलब फजल आयोग ने किस आधार पे राज्यों का निर्माण किया था। तो आपका जवाब होगा कि फजल आयोग ने जो राज्यों का निर्माण किया था वो भाषा के ही आधार पे किया था, लेकिन उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया था कि भाषा का तात्पर्य यही नहीं है कि उस राज्य में केवल वही भाषा वाले लोग रहेंगे, वही भाषा वाले लोग रह सकते हैं वहां पे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए, पंजाब में केवल पंजाबी भाषा वाले लोग नहीं रहेंगे, पंजाबी भाषा वाले लोग नहीं रहेंगे वहां पे। कोई भी हिंदी वाला भी जाएगा तो आप उसे रहने से रोक नहीं सकते हैं कि आप भाई पंजाबी नहीं बोल सकते तो आप पंजाब में नहीं रह सकते। तो इस तरह ये जो कुछ छोटे मोटे सवाल थे ये पहले पार्ट 1 से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत चर्चा देश की अखंडता का हुआ, तो देश की ये सब अखंडता से जुड़ी हुई क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको मेरा बात समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद अब हम पहले भाग को पूर्ण रूप से बंद कर देंगे। अब उसके अलावा पहले भाग से कोई और क्वेश्चन अभी तक किसी एग्जाम में देखने को नहीं मिला है। अब हम जस्ट शुरू कर रहे हैं भाग 2। क्या शुरू कर रहे हैं? भाग 2 कि संविधान का भाग 2। ठीक, तो संविधान का भाग 2 जो हम शुरू कर रहे हैं ये अपने आप में बहुत खूबसूरत भाग है। क्यों? क्योंकि हम भी भारत में रहते हैं तो हम भारत के एक नागरिक हैं। हम किसी स्थान पे जाते हैं, हमें विदेशी लोगों से मुलाकात होता है तो वो क्या है? भारत के नागरिक नहीं है। तो नागरिक से जुड़े हुए जितने भी कानून हैं, जितने भी नियम हैं, वो संविधान के भाग 2 में बताए हैं। कहाँ बताए गए हैं? संविधान के पार्ट 2 मतलब भाग 2 में। पार्ट 2 मतलब भाग 2। अब सुनिए, भाग 2 में किसके बारे में बताया गया है? नागरिकता के बारे में। किसके बारे में? नागरिकता। नागरिकता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिटीजनशिप। क्या बोलते हैं? सिटीजनशिप। तो भाग 2 में किसके बारे में बताया गया है? नागरिकता के बारे में। अब ध्यान से सुनिए मेरे बातों को, आप बस इस तरह समझिए। पहली बात तो हम ये पढ़े हैं भाग 1 में 1 से लेके 4 तक अनुच्छेद हम देख चुके हैं। भाग 2 में जो अनुच्छेद की संख्या होती है वो 5 से लेके 11 तक। देखिए आप भाग पढ़ रहे हैं, साथ में आप सारे अनुच्छेदों को भी देखते जा रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा है कि हमें 395 अनुच्छेद पढ़ने हैं, और इस 22 भाग को पढ़ते पढ़ते आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप सारे अनुच्छेद भी क्या हो जाएंगे? खत्म। तो भाग 2 में हमें बताया गया है नागरिकता के बारे में। किसके बारे में? नागरिकता के बारे में। अब इस तरह समझिए, भाग 2 में हमें नागरिकता के बारे में बताया गया है, और किस अनुच्छेद से? 5 से लेके 11 तक। मतलब हमें बस अनुच्छेदों को पढ़ लेना, अपने आप ये भाग 2 भी क्या हो जाएगा? संपूर्ण हो जाएगा। अब देखिए, मैं सबसे पहले अनुच्छेद नंबर 5, कौन सा? अनुच्छेद 5। अब अनुच्छेद 5 क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनिए। अनुच्छेद 5 मतलब आर्टिकल नंबर 5 कहता है कि भारतीय नागरिकता, भारतीय लोगों की नागरिकता, भारतीय लोगों की नागरिकता, लोगों की नागरिकता 26 जनवरी 1950 से प्रारंभ हो गई। क्या हो गई? प्रारंभ हो गई। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। भारतीय लोगों की नागरिकता 26 जनवरी 1950 से प्रारंभ हो गई। ये उस समय की बात करते हैं कि अब संविधान बन गया है। अब 26 जनवरी 1905 से अब हम सभी लोग, जो भी लोग भारत में रह रहे हैं, जो भी लोग अब भारत में रह रहे हैं, भारत में रहने वाले लोग, भारत के जो लोग हैं, अब वो यहाँ के क्या कहे जाएंगे? तो ये यहाँ के नागरिक के नाम से अब जाने जाएंगे। अब आप ये इस बात को समझ सकते हैं। इस नियम में कुछ इतने डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला जो है वो है अनुच्छेद 6। कौन सा? अनुच्छेद संख्या 6। अनुच्छेद संख्या 6 को देखिए, कहता है कि उस समय पाकिस्तान बंटवारा हुआ था तो लोग को इधर उधर जाने की अनुमति थी। तो बोला गया कि 19 जुलाई 1948 से, क्या? 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से आए हुए लोगों को भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। थोड़ा राइटिंग आप देख सकते हैं, लेकिन मैंने सही तरीके से लिखने की कोशिश किया। मेरे बातों को ध्यान से सुनिए। क्या बोल रहा है कि 19 जुलाई 1948 से पहले, मतलब भारत का बंटवारा हुआ है तो लोग पाकिस्तान और भारत आते जा रहे हैं, तो बोला कि 19 जुलाई 1948 तक
जिसको भी आना है आ जाए, हम उसे नागरिकता दे देंगे। मतलब ये उस समय की बात चल रही है जब हमारे भारत का क्या हुआ था, बंटवारा। हम ऑलरेडी पढ़े 1947 में भारत का बंटवारा, इसी वीडियो के शुरुआत में। अनुच्छेद 7 सुनिए, ये भी इसी से जुड़ा हुआ है। अब कुछ लोग पाकिस्तान भारत बंटवारा होने से पहले, भारत पाकिस्तान बंटवारा होने से पहले, अच्छा इस नियम को हम लोग परमिट ला भी बोलते हैं। इस नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, परमिट ला। इसको किताबों में परमिट ला के नाम से जानते हैं, मतलब परमिट कानून। परमिट कानून मतलब परमिट मतलब आने जाने वाला कानून। इसको परमिट परमिट नियम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये उस समय हमारे यहाँ बहुत ज्यादा प्रचलित थी, परमिट नियम। तो याद रखिए, कोई आपसे पूछे कि संविधान में परमिट नियम का विग्रह किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद संख्या 6। कोई आपसे पूछे कि नागरिकता से जुड़ा हुआ एक कानून है परमिट ला, मतलब परमिट नियम, उसका विग्रह किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद संख्या 6 में। अनुच्छेद संख्या 7 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद संख्या 7 में क्या बताया गया है, ध्यान से सुनिए। कुछ लोग भारत पाकिस्तान बंटवारा होने से पहले कहाँ चले गए थे, पाकिस्तान। तो कहते हैं कि 1 मार्च 1947 से पहले पाकिस्तान गए लोगों को भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी, दे दी जाएगी, दे दी जाएगी। अब इस तरह समझिए, जैसे ये इनडायरेक्टली क्या कहा जा रहा है कि जो लोग भारत पाकिस्तान बंटवारा होने से पहले ही, जो लोग भारत पाकिस्तान बंटवारा होने से पहले ही पाकिस्तान चले गए हैं, उस समय भारतीय सरकार ने ये ऑफर किया था कि आप लोग अभी वापस आ जाइए यदि आप 1 मार्च 1947 से, मतलब ऐसे लोग जो भारत पाकिस्तान बंटवारा होने से पहले ही कहाँ चले गए हैं, पाकिस्तान, वो 1 मार्च 1947 से पहले जो भारत गए, छोड़ के पाकिस्तान गए हैं, वो भारत वापस आ जाइए, आपको नागरिकता दे दी जाएगी, आपको भारतीय नागरिकता दोबारा दे दी जाएगी। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अनुच्छेद संख्या 5 बोलता है कि भारतीय लोगों की नागरिकता 26 जनवरी 1950 से प्रारंभ हो गई। अनुच्छेद संख्या 6 कहता है कि 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से आए हुए लोगों को भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। और अनुच्छेद संख्या 7 क्या कहता है कि 1 मार्च 1947 से पहले, आप इस तरह भी याद कर सकते हैं, डेट नहीं याद हो तो, कि इसका डेट जरूरी है लेकिन इसका डेट उतना जरूरी नहीं। आप इस तरह समझिए, भारत पाकिस्तान बंटवारा होने से पहले जो लोग पाकिस्तान जा चुके थे भारत छोड़ के, उनको वापस आने का मौका दिया गया था, और बोला गया है किसमें, अनुच्छेद संख्या 7 में, कि आपको भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अनुच्छेद संख्या 8। क्या है, अनुच्छेद संख्या 8, आर्टिकल 8। अब आर्टिकल 8 क्या कहता है, यदि आप भारतीय नागरिक हैं, यदि आप भारतीय नागरिक हैं तो विदेश भ्रमण मतलब विदेश यात्रा या विदेशी नौकरी करने पर नागरिकता पे कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब नागरिकता समाप्त नहीं होगी। मेरे बातों को ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि विदेश यात्रा मतलब विदेश में घूमने की वजह से या विदेश में नौकरी करने की वजह से आप पर नागरिकता समाप्त नहीं होगी। यहाँ तक कि विदेश में शादी करने पर भी आपकी नागरिकता को कोई समाप्त नहीं कर सकता। ये कौन सा कहता है, अनुच्छेद 8 आपकी नागरिकता से जुड़ा हुआ जो है, भाग 2 के अनुच्छेद 8 में, भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 8 में ऐसा बताया गया है कि यदि आप विदेश में यात्रा कर रहे हैं या विदेशी नौकरी कर रहे हैं या नागरिकता आप उस वहां पे शादी भी कर लिए तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती है। वहीं पे बात किया जाए अनुच्छेद 9 का, अनुच्छेद 8 हो गया, अनुच्छेद 9 का, तो अनुच्छेद 9 क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। अनुच्छेद 9 कहता है, अभी यहाँ पे बता रहे कि क्या क्या करने पर आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी, लेकिन वहीं पे अनुच्छेद 9 कहता है कि विदेशी नागरिकता लेते ही भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ध्यान से सुनिए, जो भारतीय संविधान का भाग 2 का अनुच्छेद 9 है, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9 है, वो बोलता है कि यदि
आप विदेश में नौकरी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप विदेशी नागरिकता किसी भी तरीके से लेते हैं, जैसे ही आप विदेशी नागरिकता को लेंगे, आपका भारतीय नागरिकता जो है वो क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। आप जैसे ही विदेशी नागरिकता लेंगे, आपके भारतीय नागरिकता को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। फिर सुनिए, अब देखिए अनुच्छेद 10 जो है, ये सब नियम जितने भी हम पढ़ रहे हैं किससे जुड़े हुए हैं, अनुच्छेद 10 क्या कहता है कि भारतीय नागरिकता, ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति का हम नागरिकता समाप्त करना चाहें तो बहुत ही आसानी से 10-15 मिनट में समाप्त कर देंगे। अनुच्छेद 10 कहता है कि भारतीय नागरिकता समाप्त करना आसान नहीं है। भारतीय नागरिकता, भारतीय नागरिक की नागरिकता, जो देश के अंदर रह रहा है उसकी नागरिकता समाप्त करना, नागरिकता समाप्त करना आसान नहीं है। ये कौन कह रहा है, तो ये कह रहा है हमारा अनुच्छेद 10। क्या कह रहा है अनुच्छेद 10, यदि भारतीय नागरिक, जो भारतीय नागरिकता है, जिसके पास नागरिकता है तभी वो भारतीय नागरिक कहला रहा है, तो भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त करना आसान नहीं है। यदि वो नागरिक स्वस्थ है तो आप उसकी नागरिकता समाप्त नहीं कर सकते, वो कुछ ऐसा काम नहीं कर रहा है जिसकी वजह से देश का नुकसान हो, तो आप उसकी नागरिकता समाप्त नहीं कर सकते। जैसे कुछ मामलों में नागरिकता समाप्त कर दी जाती है, जैसे कोई नेता पागल हो गया और वो किसी अन्य देश के नेता के बारे में अत्यधिक गंदी टिप्पणियां कर रहा है जिस वजह से देश को नुकसान हो, तो उस समय में देश उसको अपना नागरिक हटा के बोलता है कि अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ये इसके रिपोर्ट को आप हमारे देश के साथ ना जोड़ें। तो अनुच्छेद 10 कहता है कि भारतीय नागरिकता, भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त करना आसान नहीं है। और इस भाग का लास्ट अनुच्छेद, अनुच्छेद संख्या 11, अब ये बहुत बढ़िया नियम है। क्या कहता है कि नागरिकता से जुड़ा हुआ कोई भी कानून, जो भी नागरिकता का कानून है, ये क्या कहता है कि नागरिकता का कानून केवल संसद का वित्त मंत्रालय ही बना सकता है। ये क्या है, ध्यान से सुनिए। अनुच्छेद 11 कह रहा है कि नागरिकता का जो कानून कोई भी बनेगा तो उसे बनाने का जो पूरा का पूरा अधिकार है वो केवल संसद के वित्त मंत्रालय को ही पास है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा और नागरिकता के ऊपर कोई कानून बना सकता है। संसद में भी केवल जो वित्त मंत्रालय है, केवल वही कानून बना सकता है। तो इस तरह भाग 2 हमने पूर्ण रूप से क्या किया, कंप्लीट कर दिया। एक बार फिर से तेजी में देख लीजिए। अभी बस आपको इसमें 7 अनुच्छेद को पढ़ना है। पहला अनुच्छेद संख्या 5 ये बोलता है कि भारतीय लोगों की नागरिकता 26 जनवरी 1950 से प्रारंभ हो गई थी। दूसरा अनुच्छेद 6 बोलता है परमिट लॉ के बारे में कि 19 जुलाई 1948 से पाकिस्तान से पहले पाकिस्तान से आए लोगों को भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। जो अनुच्छेद संख्या 7 होता है वो बोलता है कि 1 मार्च 1947 से पहले पाकिस्तान गए लोगों को भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। फिर अनुच्छेद 8 विदेश यात्रा या विदेशी नौकरी या विदेश में शादी करने की वजह से भारतीय नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 9 कहता है कि विदेशी नागरिकता लेते ही भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10 कहता है कि भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त करना इतना भी आसान नहीं है। इसमें बस वही कंडीशन है कि नागरिक स्वस्थ होना चाहिए, वो कुछ अत्यधिक खराब स्थिति में नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 11 जो इस भाग का आखिरी अनुच्छेद है वो बोलता है कि नागरिकता का कानून केवल संसद का वित्त मंत्रालय ही बना सकता है, मतलब कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के वित्त मंत्रालय को दिया गया है। तो इस तरह हम अनुच्छेद 11 तक कंप्लीट कर लिए और साथ में भाग 2 को भी कंप्लीट कर लिए। तो आपके साथ जुड़े रहने, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम भाग 3 को लेकर आएंगे और आप सभी लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रहें। धन्यवाद। यस।